उनकी एक्सट्रीम क्रेडिबिलिटी है। उसके बाद उन्होंने फिर अल्लाह का मैसेज जो है वो आगे पहुंचाया। आप एक बड़े हमें रवायात में एक वाक़या मिलता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंचे मुकाम पर खड़े हुए और कहा कि अगर मैं आप लोगों को कहूँ, मफ़हूम ये है कि एक लश्कर आ रहा है और आप पे हमला आवर होने वाला है, तो आप मेरी बात मान लोगे? तो लोगों ने कहा जी बिल्कुल मान लेंगे, क्योंकि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आप क्रेडिबल आदमी हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ऐलान था, यानी वो उन्होंने कहा कि अब मैं पर्सनल ब्रांड बन चुका हूँ अल्लाह ताला की तालीमात और गाइडेंस के मुताबिक। फिर उन्होंने अपना कहा कि जो है अल्लाह ताला एक और मैं अल्लाह का आखिरी भेजा हुआ नबी हूँ। तो ये एक अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि पहले आप अपने आप को पर्सनल ब्रांड करें और फिर अपनी जो है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोग प्रोडक्ट पे, चीज़ों पे कम ट्रस्ट करते हैं, लोग लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो दैट इज़ आप ये अगर हमारी तारीख़ देखें तो कायदे आज़म जो हैं वो इंग्लिश बोलते थे और उनकी जो तकारीर हैं उसमें उर्दू के कुछ 4-5 सेंटेंस आपको मिलते हैं, बाकी इंग्लिश में जो उनकी थोड़ी सी तकारीर हैं। तो एक वाक़या मुख्तलिफ़ किताबों में कोट हुआ है कि जब 1940 की रेजोल्यूशन हो रही थी तो एक तांगे वाले से पूछा, इंग्लिश में कायदे आज़म तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो इंग्लिश में बात कर रहा है, तुम्हें कुछ समझ आ रही है कि क्या कह रहा है? तो कहता है मुझे समझ तो नहीं आ रही, लेकिन मुझे ये यकीन है कि जो ये कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो दैट इज़ द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड कि आप इतने क्रेडिबल, इतने ट्रस्टवर्दी हो जाते हैं, इतने ऑथेंटिक हो जाते हैं कि लोग आंखें बंद करके आप पर एतमाद करना शुरू कर देते हैं और आपको, और लोग इसको एक्सप्लॉइट भी ऑब्वियसली कर सकते हैं। जब आप इतना बड़ा पर्सनल ब्रांड बनते हैं, एक्सप्लॉइट करने की भी टेंडेंसी इसमें आ सकती है। लेकिन अगर हम इसको बिज़नेस के हवाले से, जिस तरह हमने बिज़नेस की बात की, तो बिज़नेस के हवाले, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्रेडिबिलिटी इंसान की ज़्यादा होती है, लोग इंसानों पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। यही वजह है कि आप देखें कि जितने बड़े स्टार्टअप्स हैं, जिसमें फेसबुक है, जिसमें एलॉन मस्क के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा जेफ बेजोस के जो अमेज़ॉन है, इसके अलावा अली बाबा वाला जैक मा है, और आप मतलब यू नेम इट, आप काउंट करते जाएं। आपके ख्याल से कि इतने फारिग हैं कि जाके पॉडकास्ट में बैठ रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, या कॉन्वोकेशन में जाके तकरीरें कर रहे हैं, या इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, या टॉक्स दे रहे हैं, या अपने सोशल मीडिया, ऑल दो टीम होगी उनके पास, लेकिन सोशल मीडिया को अपडेट कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वो इसलिए कर रहे हैं कि दे नो द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, कि जितना आप बड़ा पर्सनल ब्रांड बनेंगे वो आपके ब्रांड को जो है वो बड़ा बना देगी। अब एक मशहूर जो कार्बोनेटेड जो ड्रिंक की कंपनी है, उसको 150 साल लगे वो बनने में, ठीक है, लेकिन आप ये देखें जितने मैंने नाम लिए हैं, ये 10-15 साल में, मैक्सिमम 20 साल में उनसे बड़ा एक पर्सनल ब्रांडिंग की मिसाल है। तो पाकिस्तान में क्योंकि अभी हम पीछे हैं, तो इसलिए जो सीईओज़ हैं, ख़ास तौर पे जो सीईओज़ मेरी बात सुन रहे हैं, जो सीईओ अपने आप को पर्सनल ब्रांड करेगा, आज उस पर इन्वेस्ट करेगा, वो उसके आउटकम को एक्सपीरियंस करेगा और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो उसको मल्टीप्लाई होकर मिलेंगे। और जिस शख्स ने, जिस सीईओ ने अपने आप को पर्सनल ब्रांड ना किया, वो कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट्स, उसके प्रॉफिट्स, उसका बिजनेस ग्रोथ, वो कहीं ना कहीं कम्प्रोमाइज़ होगी। बिल्कुल ठीक बात की आपने। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि प्रमोशंस और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए वो स्पेशल टेक्निक्स होनी क्या चाहिए? अच्छा, जैसा मैंने आपको जिक्र किया कि मैंने एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से इस पर कोर्स भी किया, तो उन्होंने हमें तकरीबन मोर देन 40 टेक्निक्स बताई और सिखाई। ऑब्वियसली वो सारी किसी भी पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। जिस तरह आप मेडिसिन पढ़ते हैं तो आप सारी मेडिसिन एक बंदे के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप क्वालिफाइड लोगों के पास जाएं, उनसे पूछें, उनसे मशवरा करें, डिस्कस करें कि मेरी ये नेचर है, मेरे ये ऑब्जेक्टिव है, मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो मुझे कौन कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। मैं कुछ कॉमन आपको बता देता हूँ। जिस तरह आप जब अपने जो भी आपकी का बिज़नेस है, उसके ऊपर आपको एज अथॉरिटी इसे अपने आप को इस्टेब्लिश करना होगा। आपको ये बताना होगा कि इस एरिया पे मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं पता, या मैं इसके ऊपर अथॉरिटी हूँ। तो ये आप बताने के लिए आप मीडिया पे जाके बात कर सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में, आप मैगजीन्स में, आप ब्लॉग्स में, आप डिफरेंट जगह लिख सकते हैं। और मतलब इस तरह से आप इसको अपनी ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी आपको इस्टेब्लिश करनी है। फिर उसके बाद आपको अपना जो ट्रस्ट है वो कैसे विन करना है, फिर आपको लोगों को रिस्पॉन्ड कैसे करना है। फिर इसके ऊपर आप जो है वो हर एक के जो पर्सनलाइज्ड जो हैं वो अगर डिटेल में बात करना शुरू
शुरू कर दी तो वो पूरा पॉडकास्ट शायद उस पर ही चला जाए। 40 टेक्निक्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं ये भी बताइए। अच्छा, इस पे बहुत सारी किताबें, एक जो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, विजिबल एक्सपर्ट एक किताब है जो कि मैंने भी पढ़ी, हमें ड्यूरिंग कोर्स भी दी गई। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द ट्रैवलिंग साइड, सिंस यू हैव बीन ट्रैवलिंग अराउंड द ग्लोब और अब तक आपने 20-21 कंट्रीज़ का सफ़र कर लिया बीइंग अ टूरिस्ट पाकिस्तानी, तो ये बताएं कि एक तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करें कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर क्या वीज़ाज़ मिलना आसान है या मुश्किल है, और अच्छा, किन कंट्रीज़ के? जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, और ख़ास तौर पे जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं आज उनके लिए मेरा ख्याल है बहुत हेल्पफुल होगा कि मैंने जितने भी ट्रैवल किए हैं वो लास्ट 6 ईयर्स में किए हैं, और लास्ट 6 ईयर्स में हमारे जो पासपोर्ट है वो मुसलसल नीचे आया है और हमारे लिए ज़्यादा टफ हो गया पूरी दुनिया में ट्रैवल करना और वीज़ाज़ हासिल करना। अच्छा, मेरा जो पहला ट्रैवल था वो जापान का था, तो जापान इज़ कंसिडर टू बी द टफेस्ट वीज़ा, ठीक है। उसके बाद जो मेरा दूसरा ट्रैवल था वो जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, हाँ, यूरोपियन कंट्रीज था। फिर टर्की भी मैंने ट्रैवल किया, फिर मिडल ईस्ट भी ट्रैवल किया, ये सारे मतलब कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किए। इसमें ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं। कौन सी चीज़ें कंट्रोल में और कौन सी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है जब बात करते हैं वीज़ाज़ की? अच्छा, इसमें ना आप पाकिस्तान में पैदा हुए, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये तो डिफ़ॉल्ट है ना, आप इसको बदल नहीं सकते बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब और पाकिस्तान के हालात जो भी हैं, मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस जैसी भी हैं, अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो आप इसको डिस्कस ही ना करें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको डिस्कस कर लेते हैं जो आपके कंट्रोल में है। अच्छा, आप सबसे पहले आपको अप्लाई करने की साइंस पता होनी चाहिए। जिस तरह आप फ़र्ज़ कर लें कि आप किसी भी कंट्री में, डेवलप कंट्री में जाते हैं और आपको मैंने तो बिल्कुल पूरी एक वर्किंग की ना और उसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया, बट मैं बात करूँगा लेमैन के लिए, जो लेमैन देख रहा है ना उसके लिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा उसमें टेक्निकलिटीज़ में ना जाए। अगर आप लेमैन हैं तो 3-4 चीज़ें अगर आप कर लें तो आपके वीज़ाज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक इंश्योर हो सकते हैं। नंबर 1 ये कि आप कभी भी डेवलप कंट्री का वीज़ा फर्स्ट अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आप किसी भी डेवलप कंट्री का वीज़ा फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं और आप ये क्लेम करते हैं कि आप टूरिस्ट हैं और आपको जाने का शौक़ है और उनका मुल्क आपको बहुत पसंद है, तो आपका क्लेम जो है वो इतना ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि वो कहेंगे अगर आप वाकई टूरिस्ट हैं तो आप पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ हैं उनको क्यों नहीं आपने एक्सप्लोर किया। से हम किसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम UAE एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम श्रीलंका कर सकते हैं, बैंकॉक कर सकते हैं, थाईलैंड कर सकते हैं, मलेशिया कर सकते हैं, इस तरह सिंगापुर कर सकते हैं, जो अज़रबैजान है वो कर सकते हैं, टर्की कर सकते हैं। अब ये वो सारे मुल्क हैं जो हमें अभी भी जो है वो वीज़ा दे देते हैं, इजीली एक्सेसिबल है, विथ माइनर डिफ़िकल्टी हमें ये चीज़ मिल जाती है। तो जब मैं इन सारी कंट्रीज़ को ट्रैवल कर चुकूँगा और फिर मैं जाके जापान या शेंजन या UK या US या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या इस तरह के वीज़े अप्लाई करूँगा, तो मेरा केस जो मुझे मेरा वीज़ा ऑफिसर देख रहा होगा उसको पता लगेगा कि यार ये बंदा ने ये जो सारी ऑप्शंस हैं या करीब की ऑप्शंस हैं इसको एक्सप्लोर कर लिया, अब ये आना चाहता है, इसका मतलब है कि वाकई ये टूरिस्ट है और ये जाना चाहता है। यानी कि आपके पासपोर्ट की भी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, आप ट्रैवल हिस्ट्री आप बनाएं, क्योंकि आप क्लेम ये कर रहे हैं, हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करें कि आप, हाँ, आप क्लेम ये कर रहे हैं कि मैं टूरिस्ट हूँ और मैंने टूरिज्म के लिए जाना है, तो आप ये कहें कि मैं अपने करीब के श्रीलंका को छोड़ के और अगर मैं जर्मनी के टूरिज्म के लिए अप्लाई करूँ या फ्रांस के या इटली के या UK के, तो वो जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है, वो एक कॉमन सेंस है। लेकिन ये इतनी कॉमन नहीं है ये बात। लोग क्या करते हैं कि उठ के अप्लाई कर देते हैं, अमेरिका, UK, शेंजन वीज़ा अप्लाई कर देते हैं और फिर उनका रिफ्यूज़ल हो जाता है और वो कहते हैं कि यार हमारी तो किस्मत ही ख़राब थी या हमारा पासपोर्ट ऐसा था या व्हाटएवर जो भी है। तो पहली बात तो ये है कि आपने पहले अपने सारे जो करीबी ऑप्शंस हैं उनको एग्जॉस्ट करें, उसके बाद आप वहाँ पे जाएं। फिर दूसरी बात है, एप्लीकेशन में बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, अब वो भी मेरा ख्याल है यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उनको आप जो है ना मद्देनज़र, एक लोग अक्सर ये गलती करते होते हैं कि वो जा रहे हैं टूरिज़म पे, लेकिन उधर जाके कोई पर्पज़ और लिख देंगे कि मैं वहाँ पे जाके, जिस तरह मीडिया कोई पर्सन है तो वो वहाँ पे जाके कहेगा कि वहाँ पे मेरे रेडियो में अच्छे कनेक्शंस हैं और मैं वहाँ पे जाके रेडियो में कुछ शोज़ भी करूँगा और वहाँ से कुछ मंगवा भी लेते हैं रेडियो से, अगर कोई वाकफ़ियत हो या किसी भी प्रोफेशन में है और वहाँ से वो मंगवा लेते हैं।
अब ना जो वीज़ा ऑफिसर होता है, जो आपको वीज़ा दे रहा होता है, वो बड़ा क्लियर होता है। वो कहता है कि या आप टूरिस्ट हैं या आप काम करने जा रहे हैं। तो जब आप कोई काम निकालते हैं और अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि मैं टूरिज़्म भी करूंगा और साथ में ये छोटा सा काम भी करूंगा, तो वो कहता है कि ये तो इसका मतलब ये क्लियर नहीं है, इसको वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहिए था, इसने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर दिया और वो आपको रिफ्यूज़ कर देगा। यानी कि अगर आप दो वेरिएबल्स बिल्कुल जो है वो शो करते हैं, बिल्कुल आप और जेन्युइन नहीं रहते, और जब जो भी वीज़ा आप अप्लाई करते हैं उसमें आपको वो कैटेगरीज देते हैं कि आपने किस कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करना है। तो आपने उन कैटेगरीज को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है और फिर उस पे ही स्टिक रहना है। अगर आप किसी किस्म के काम के सिलसिले में जा रहे हैं तो आप उसको टिक करें, उसके प्रूफ लगाएं वहाँ पे और उसको जस्टिफाई करें। अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो टूरिज़्म को भी आप जस्टिफाई करें। अब इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्निकल वीज़ा है वो शेंजन वीज़ा है। शेंजन वीज़ा की एक मैं आपको ऐसी बात बताता हूँ शायद आम लोगों को ना पता हो। शेंजन वीज़ा ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज़ का वीज़ा है और टफ़ भी बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा टफ़ है। अब होता ये है कि आप जब शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं, से आप जर्मनी, फ्रांस या इटली का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या स्पेन का अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप नेचुरली आप 15 दिन का वीज़ा, तो आप कहेंगे कि मैं 2 दिन स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप कहेंगे मैं 2 दिन स्पेन में रहूँगा। स्पेन के बिल्कुल साथ पोर्चुगल है, आप कहेंगे जी मैं 3 दिन लिस्बन में रहूँगा। फिर स्पेन के ही साथ जो है वो फ्रांस है, तो आप कहेंगे मैं 2 दिन पेरिस में जाके स्पेंड करूँगा। अब जो वीज़ा ऑफिसर आपको एनालाइज कर रहा होता है वो ये कहता है कि आपने 2 दिन स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप 2 दिन स्पेन में आपने स्पेंड करने हैं, 3 दिन लिस्बन करने हैं, 2 दिन आपने फ्रांस करने हैं, या आप और भी 1-2 कंट्रीज़ ऐड कर लें। तो ये कहता है कि यार फिर आप उधर से वीज़ा अप्लाई कर लो, आप मुझे क्यों बॉदर कर रहे हो। यानी वो जो भी कंट्री है, चाहे वो शेंजन में है और उनका कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो ये चाहेंगे कि आप जब वीज़ा अप्लाई करो तो मैक्सिमम टाइम आप उनकी कंट्री में स्पेंड करो। यानी कि एंट्री का जो आपने बनाया एक सोर्स जी, स्पेन है, तो चाहे आप जो है ना स्पेन जो है उतर के आप अगले ही घंटे कहीं और चले जाएं, वो आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। लेकिन जब आप अपना प्लान देते हैं अपना कि मेरा ये प्लान है, तो उस प्लान में आपने उस कंट्री को मैक्सिमम रखना है। आप अगर फ़र्ज़ करें 12 दिन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो कम अज़ कम 8, 9, 10 दिन आप उस कंट्री के रखें। उस कंट्री में भी डिफरेंट जो हैं वो सिटीज़ हैं, आप उनमें प्लान, एटलीस्ट आपके प्लान में वो कंट्री ही होनी चाहिए और उसको लगना चाहिए वीज़ा ऑफिसर को कि ये जो आ रहा है ना, ये स्पेन में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या फ्रांस में या इटली में, जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ इतना इंटरेस्टेड है। तो वो इनकरेज होगा। और ख़ास तौर पे शेंजन में कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो कंसल्टेंट हैं, वीज़ा कंसल्टेंट, उन खुद कभी गए नहीं होते, ना उनको पता होता है, वो लोगों पे ही काम सीख रहे होते हैं, लोगों के रिफ्यूज़ल करवा के, और लोग उनके पास जा भी रहते हैं। अब कुछ यहाँ पे जो बड़े दिग्गज किस्म के या बड़े जो है ना प्रो किस्म के कंसल्टेंट जो अपने आप में कंसल्टेंट बनते हैं, वो एक बड़ा कहते हैं देखिए जी छोटी कंट्री से अप्लाई कर दें, आप चेक रिपब्लिक से कर दें, आप पोलैंड से कर दें, उस एम्बेसी से आप हाँ मतलब उस उधर कर दें, तो उधर का वीज़ा रेलेवेंट आसान है। आप हंगरी से कर दें, आप ऑस्ट्रिया से कर दें, अब रोमानिया भी आ गया तो उधर से कर दें, तो उधर से वीज़ा मिलना आसान है। अब उधर भी क्या होता है कि आप क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें कि आपने रोमानिया में वीज़ा अप्लाई किया, अब आपने अपना प्लान लिखना है। ज़ाहिर बात है जब आपके पास फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और नेदरलैंड्स और इस तरह की ऑप्शन होगी, आप ललचाएंगे कि आप उधर जाएं। तो रोमानिया में तो इतने ज़्यादा वो नहीं है। तो आप अपने प्लान में क्या करेंगे कि रोमानिया में आप 3 दिन 2 दिन लिखेंगे और आप आगे, नेचुरली बात है कि आप 3-3, 4-4 दिन स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स, स्विट्ज़रलैंड या नॉर्वे, इस तरह की स्टेट्स में आप जाना प्रेफर करेंगे। तो आप जब अपने प्लान में लिखेंगे तो रोमानिया विल माइंड इट, वो कहेगा कि यार अगर इतना ही तुम्हें शौक है जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस, नेदरलैंड वगैरह घूमने फिरने का, तो उधर से अप्लाई कर लो। ठीक, यानी कि आपको एक फोकस्ड कंट्री बिल्कुल। अच्छा, ये जो है ना, इस तरह की बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, मतलब वो एक्सप्लेन करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है।